Everyone, I welcome you all to Ancient Medieval History series on IAS Social Channel, and today we are going to discuss very important topic और जिसका नाम है Paleolithic, Mesolithic and Neolithic Age के बीच में क्या क्या important differences थे। तो आज के लेक्चर में हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो डिफरेंस आता है वो है टाइमलाइन का। तो टाइमलाइन एक बार समझना ज़रूरी है। टाइमलाइन है कि लगभग 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 10,000 बीसी तक आपकी पेलियोलिथिक एज थी। ठीक है, पेलियोलिथिक यानी कि पूर्व पाषाण युग। ठीक है, पूर्व पाषाण युग जिसको बोलते हैं पेलियोलिथिक, लिथिक यानी कि स्टोन। ठीक है, ये पेलियोलिथिक एज थी, यहां से लेकर 2 मिलियन ईयर से लेकर 10,000 बीसी तक। फिर 10,000 बीसी से 8,000 बीसी के बीच में आपकी थी मेजोलिथिक, मेजोलिथिक एज। फिर 8,000 से 4,000 बीसी के बीच में आई आपकी नियोलिथिक एज। फिर 4,000 बीसी से लेके 1,500 बीसी के बीच में आई आपकी चालको चालकोलिथिक एज। फिर 1500 बीसी से अगर आप देखें तो 500 बीसी के बीच में आपकी आई आयरन एज जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आयरन एज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में आयरन एज को वैदिक एज भी कहा जाता है, वैदिक सिविलाइजेशन का एज भी बोलते हैं, जिसमें 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में अर्ली वैदिक पीरियड था, अर्ली वैदिक पीरियड। और 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी के बीच में लेटर वैदिक पीरियड आया, लेटर वैदिक पीरियड आया। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है। तो मेसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज, इसको थोड़ा समझते हैं। तो एक चीज जानने वाली ये है कि भाई ये वाली जो है यहां से लेकर 2 मिलियन ईयर से लेकर 4,000 बीसी तक आपकी स्टोन एज थी, स्टोन एज। ठीक है, यानी कि इंसान जो है इस समय में पत्थर से बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करता था। ठीक है, पत्थर से बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करता था। अब बात यह आती है कि भाई अब सवाल यह दिमाग में उठता है कि 2 मिलियन यानी कि 20 लाख साल से लेकर यहां तक इतने चेंजेस नहीं आए। ठीक है, यहां तक ऐसे स्टोन एज, पेलियोलिथिक एज ही चलती रही अचानक से। लेकिन अगर आप देखते हैं कि 10,000 बीसी के बाद से चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होने लगे। हर 2000 4000 साल में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो काफी जल्दी जल्दी एडवांस होने लगी, जबकि इस फेज में एडवांसमेंट की जो स्पीड थी वो काफी स्लो थी। फिर यहां से जो चेंजेस हैं वो काफी रैपिड हो गए। तो ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा समझने की जरूरत यह है कि ऐसा क्या हुआ कि 10,000 बीसी के बाद से चेंजेस बहुत तेज हो गए। तो यहां तक अभी तक आइस एज थी, आइस एज। ठीक है, आइस एज जो धीरे धीरे 10,000 साल ईसा पूर्व यानी 10,000 बीसी में जाकर आइस एज खत्म होती है। और आइस एज खत्म होने के बाद से यहां पर होता है कि जो टेम्परेचर है वो वार्म होता है, वार्म टेम्परेचर से ज़्यादा रेनफॉल शुरू होती है। ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से धीरे धीरे इंसान जो अब तक की हंटर और गैदरर था, धीरे धीरे वो इंसान एग्रीकल्चर अपनाता है। एग्रीकल्चर अपनाने की वजह से सेटल्ड लाइफ की शुरुआत होती है, लोग आसपास एक साथ रहने लगते हैं, सेटल्ड लाइफ। पहले आदमी एक नोमैडिक लाइफ जी रहा था, अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर होने की वजह से सेटल्ड लाइफ जीने लगता है। सेटल्ड लाइफ जीने की वजह से लोग साथ में रहते हैं। फिर धीरे धीरे कल्चर का जन्म होता है, और कल्चर धीरे धीरे सिविलाइजेशन को जन्म देती है, क्योंकि लोग साथ में रहने लगते हैं। और लोग जब साथ में रहते तो एक दूसरे से लैंग्वेज का जन्म होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से आइडियाज शेयर करते हैं, कॉमन बिलीफ सिस्टम का जन्म होता है, कॉमन प्रैक्टिसेस का जन्म होता है, एक सोशल लाइफ का जन्म होता है जब लोग साथ में रहते हैं। तो 10,000 बीसी के समय में टेम्परेचर वार्म हुआ, वार्म होने की वजह से बारिश शुरू हुई, बारिश होने की वजह से एग्रीकल्चर, इंसान ने जो हंटर और गैदर वाली लाइफ है उसको छोड़कर एग्रीकल्चर एक लाइफ उसने अपनाई। और एग्रीकल्चर होने की वजह से एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे, नोमैडिक लाइफ छोड़ के सेटल्ड लाइफ जीने लगे। और जब साथ में लोग रहे तो धीरे धीरे कल्चर बना, फिर कल्चर से धीरे धीरे और एडवांस होते हुए सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। तो ये थी टाइमलाइन का डिफरेंस। अब बात आती है टूल्स के बारे में। तो टूल्स के बारे में अगर हम देखें तो पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे, ये जो टूल्स अगर आप देख रहे हैं तो ये पैलियोलिथिक एज के टूल्स थे। पैलियोलिथिक एज के टूल्स काफी बड़े साइज के थे,
ठीक है, काफी बड़े साइज के थे। वहीं पर मेसोलिथिक एज के जो टूल्स हैं छोटे साइज के, स्मॉल स्मॉल टूल्स, जिसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ, माइक्रो यानी कि छोटा, लिथ यानी कि पत्थर। तो ये जो टूल्स अगर आप देख रहे हैं इस फोटो में, तो ये माइक्रोलिथ टूल्स हैं जो मेसोलिथिक एज में इंसान इस्तेमाल करता था। फिर नियोलिथिक एज में धीरे धीरे क्या हुआ कि इन पत्थरों के साथ साथ हैंडल का यूज होने लगा। फिर उसके साथ साथ पॉलिश स्टोन का इस्तेमाल करने लगे, नियोलिथिक एज में। तो ये चेंजेस आए। अब सवाल ये उठता है कि भाई पैलियोलिथिक एज में बड़े पत्थरों का इस्तेमाल क्यों होता था, फिर धीरे धीरे पत्थरों का जो साइज है वो धीरे धीरे कम क्यों होने लगा, यानी कि बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हथियार के लिए क्यों होता था, फिर धीरे धीरे मेसोलिथिक एज में जो हथियारों में लगा हुआ जो पत्थर है उसका साइज छोटा क्यों होता गया। तो इसके पीछे भी एक वजह है। एलन रूल ये कहता है, एक साइंटिस्ट है एलन, उन्होंने ये रूल दिया था कि ठंडी जगहों पर जो जानवर पाए जाते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, ठंडी जगहों पे जो जानवर पाए जाते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, इसलिए बड़े साइज को जानवरों को मारने के लिए पैलियोलिथिक एज में बड़े पत्थरों की जरूरत थी। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे जो जानवर थे, इस आइस एज में जो जानवर थे, ये काफी बड़े साइज के हुआ करते थे। तो ऐसे जानवरों को मारने के लिए बिग स्टोन्स वेर नीडेड, बिग स्टोन्स। लेकिन धीरे धीरे जब आइस एज खत्म हुई तो बड़े जानवर धीरे धीरे समाप्त होने लगे और छोटे स्विफ्ट मूविंग एनिमल्स सक्सीड कर गए। तो छोटे छोटे जानवर आ गए, बड़े जानवर की जगह पे छोटे जानवर जो काफी तेज मूव करते थे। ठीक है, अगर किसी ने एलन रूल नहीं पढ़ा है तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एलन रूल ये कहता है कि ठंडी जगहों पर बड़े साइज के जानवर मिलते हैं और गर्म जगहों पर छोटे साइज के जानवर मिलते हैं। तो जब 10,000 बीसी में जब आइस एज खत्म हुई, ठीक है, जब आइस एज खत्म हुई तब छोटे जानवर पाए जाने लगे और छोटे जानवरों को मारने के लिए छोटे हथियारों की जरूरत थी, क्योंकि बड़े हथियारों को, बड़े पत्थरों को आप दूर तक नहीं फेंक सकते थे। तो छोटे हथियारों की जरूरत हुई और इसी वजह से जन्म हुआ माइक्रोलिथ टूल्स का, छोटे हथियारों का। फिर उसके बाद नियोलिथिक एज में धीरे धीरे इंसान ने उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी और मैन्यूवरेबिलिटी को, हथियारों की मैन्यूवरेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए फिर उसमें पॉलिश स्टोन का इस्तेमाल किया और हथियारों के साथ हैंडल, यानी पत्थरों के साथ हैंडल भी उसमें अटैच करके यूज़ करने लगे। तो ये हो गया टूल्स का क्लासिफिकेशन। अब बात आती है लाइफस्टाइल की। तो लाइफस्टाइल में जैसा कि मैंने बताया था कि भाई पैलियोलिथिक एज में टोटली नोमैडिक लाइफ थी। फिर जब मेसोलिथिक एज आई तो धीरे धीरे इंसान रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर उसने शुरू किया। एग्रीकल्चर की शुरुआत मेसोलिथिक एज में हुई, लेकिन बहुत ही मतलब अभी नेसेंट स्टेज में थी। ठीक है, नेसेंट स्टेज में थी, यानी कि खेती करने के लिए खेती नहीं की जाती थी। जनरली जो जंगली प्रजाति के गेहूं या जो कि बाकी और फसलें हैं उसका इस्तेमाल इंसान करने लगा। ठीक है, जो जंगल में अपने आप ही उग जाते हैं, उन ग्रेन्स का, उन अनाजों का इस्तेमाल इंसान करने लगा। तो मेसोलिथिक एज में एक तरीके से सेमी नोमैडिक लाइफ का जन्म हुआ। ठीक है, और नियोलिथिक एज में धीरे धीरे एक सेटल्ड लाइफ, जिसको हम सेडेंट्री लाइफ बोलते हैं, उस तरीके की लाइफस्टाइल का जन्म हुआ। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज में नोमैडिक लाइफ थी, हंटर्स और गैदरर्स थे इंसान। फिर सेमी नोमैडिक लाइफ आई मेसोलिथिक एज में, और नियोलिथिक एज में सेटल्ड लाइफ का जन्म हुआ, सेटल्ड लाइफस्टाइल इंसान जीने लगे। फिर बात आती है ऑक्यूपेशन की। तो पैलियोलिथिक एज में इंसान जैसा कि मैंने बताया था हंटर प्लस गैदरर था। फिर मेसोलिथिक एज में अगर आप देखें तो हंटिंग प्लस गैदरिंग तो थी ही, उसके अलावा हंटिंग और गैदरिंग के अलावा धीरे धीरे एक तरीके से एग्रीकल्चर का भी जन्म हुआ। ठीक है, फिर न्यूलिथिक एज में इंसान एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया। अब बात आती है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की। तो पैलियोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वॉज नॉट देयर। मेसोलिथिक एज में सबसे पहले इंसान ने डोमेस्टिकेट किया, और किसको डोमेस्टिकेट किया? डॉग को। ये सुनकर हैरानी होगी कि सबसे पहले इंसान ने डॉग को डोमेस्टिकेट किया। ठीक है, ना कि कोई गाय, ना कि कोई बकरी, ना कोई कैटल, कुछ भी नहीं, सबसे पहले डॉग को इंसान ने डोमेस्टिकेट किया। उसके पीछे दो रीज़न थे, क्योंकि डॉग्स एक तरीके से सेफ्टी के रूप में यूज़ किए जाते थे। और सिर्फ डॉग ही क्यों, तो ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं कि डॉग वेर द ओनली एनिमल
हु डायरेक्टली लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, जो डॉग होता है वो एकमात्र ऐसा जानवर है जो इंसान की आंखों में देखता है, बाकी और कोई जानवर आपकी आंखों में नहीं देखता है। तो उससे जो पहला कनेक्शन है, जो लव एट फर्स्ट साइट जिसको कहते हैं, उसकी शुरुआत मेसोलिथिक एज में हुई। तो डॉग को सबसे पहले इंसान ने डोमेस्टिकेट किया, फिर नियोलिथिक एज में डॉग, फिर डॉग के अलावा शीप, फिर काउ, बफेलो, इस टाइप के कैटल्स को डोमेस्टिकेट किया इंसान ने। ठीक है, फिर बात आती है क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई पैलेलिथिक एज में इट वाज एन आइस एज थी। फिर मेसोलिथिक एज में टेम्परेचर वार्म हुआ, वार्म होने की वजह से रेनफॉल होने की वजह से एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये है क्लाइमेट का डिफरेंस। और नॉट टू मेंशन कि न्यूलिथिक एज में सेम जो टेम्परेचर है, रेनफॉल और बढ़ती गई और फ्लोरा और फाउना भी बढ़ते गए, और जिसकी वजह से इंसान एग्रीकल्चर में और एडवांस होता चला गया। फिर अगला आता है क्लोथिंग। तो पैलेलिथिक एज की अगर हम बात करें तो पैलेलिथिक एज में इंसान जनरली नेकेड घूमता था। फिर मेसोलिथिक एज में जो इंसान है धीरे धीरे एनिमल फर का इस्तेमाल करने लगा। फिर न्यूलिथिक एज में आप देखें तो इंसान वूल प्लस कॉटन के कपड़े पहनने शुरू किए इंसान ने न्यूलिथिक एज में जाके। तो कॉटन कल्टीवेशन इंसान ने न्यूलिथिक एज में ही शुरू कर दिया था, कॉटन कल्टीवेशन। और देखा जाए तो दुनिया में सबसे पहले जो कॉटन कल्टीवेशन हुआ था वो हुआ था मेहरगढ़ करके एक साइट है जो कि इस समय पाकिस्तान में है। वहां पर सबसे पहले दुनिया में कॉटन कल्टीवेशन के जो प्रूफ हैं, जो साक्ष्य हैं, वो मिलते हैं। तो न्यूलिथिक एज में जाके इंसान ने ऊन से बने हुए और कॉटन से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल इंसान ने शुरू किया। अगला आता है एरिया ऑफ सेटलमेंट में। एरिया ऑफ सेटलमेंट में अगर आप देखें तो पैलेलिथिक एज में इंसान हिली एरियाज में रह रहा था, हिली एरियाज में। धीरे धीरे मेसोलिथिक एज में इंसान पहाड़ों से उतरकर रिवर वैलीज में आया, और न्यूलिथिक एज में जो इंसान है रिवर वैलीज में ही अपनी जो है सेटलमेंट बनाता चला गया। अब ये चेंजेस क्यों आए? क्योंकि इस एज में जनरली एग्रीकल्चर पे इंसान फोकस करने लगा, और एग्रीकल्चर पे इंसान चूंकि फोकस करने लगा इसलिए उसको पहाड़ी एरिया को छोड़ के, जहाँ पे क्योंकि एग्रीकल्चर उतना आसान नहीं होता, इस वजह से वो फर्टाइल रिवर वैलीज में इंसान धीरे धीरे माइग्रेट किया। तो सबसे पहले इंसान पहाड़ी एरियाज में रहता था, फिर पहाड़ी एरियाज से धीरे धीरे इंसान रिवर वैलीज में शिफ्ट होता चला गया। ठीक है, रिवर प्लेन्स में शिफ्ट होता चला गया। ठीक है, फिर बात आती है डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज। तो पैलेलिथिक एज में भैया कोई इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं थी, जो भी कोई मर जाता था उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता था, क्योंकि इंसान नोमैडिक था। लाश को ठिकाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भाई अगर आप सेटल्ड लाइफ जी रहे हो तो आपके घर के आसपास लोग मरे हुए हैं, लाशें सड़ रही हैं, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन आप नोमैडिक लाइफ जी रहे हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो कंटिन्यूसली, तो आपको डिस्पोजल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पैलेलिथिक एज में कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी। मेसोलिथिक एज में धीरे धीरे बरियल की शुरुआत हुई। ठीक है, तो धीरे धीरे जो डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज है, दैट स्टार्टेड इन मेसोलिथिक एज, एंड दिस प्रैक्टिस आल्सो कंटिन्यूड इन न्यूलिथिक एज। ठीक है, सिंपल, बरियल ऑफ डेड बॉडी स्टार्टेड इन मेसोलिथिक एज। फिर पॉटरी की बात आती है। तो पैलेलिथिक एज में भैया कोई ऐसी पॉटरी तो थी नहीं, फिर मेसोलिथिक एज में भी अगर आप देखोगे तो पॉटरी की अभी शुरुआत नहीं हुई थी। ठीक है, नियोलिथिक एज में जाके पॉटरी की शुरुआत हुई। क्यों पॉटरी की क्यों जरूरत पड़ी? ताकि एग्रो जो ग्रेन्स थे, जो फसल थी जो निकलती थी, उसको स्टोर किया जा सके, इन एग्रीकल्चर को स्टोर किया जा सके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। तो पॉटरी की जो शुरुआत है वो न्यूलिथिक एज में उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर अगर आप देखें तो एक और चीज है कि व्हील बेस्ड पॉट, राइस के कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो राइस कल्टीवेशन भी मैं बता देता हूं। तो राइस कल्टीवेशन की भी शुरुआत सबसे पहले न्यूलिथिक एज में हुई। उत्तर प्रदेश में एक साइट है जिसका नाम है कोल DIHWA, कोल डिहवा। यहां पर दुनिया में सबसे पहले राइस कल्टीवेशन के प्रूफ मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की साइट है कोल डिहवा। ठीक है, तो राइस कल्टीवेशन की शुरुआत हुई न्यूलिथिक एज में, और कहां पर सबसे पहले शुरुआत हुई? कोल डिहवा, उत्तर प्रदेश में एक न्यूलिथिक साइट है, वहां पर सबसे पहले चावल को उगाया गया।
तो ये था कुछ डिफरेंसेस, जल्दी जल्दी फिर से रिकैप कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो पैलेलिथिक की ये टाइमलाइन आप एक बार समझ लेना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को एक बार चलाकर ये टाइमलाइन वाला देख लेना। फिर टूल्स की बात करें तो भाई पैलेलिथिक एज में बड़े पत्थरों का इस्तेमाल होता है, धीरे धीरे साइज जो पत्थरों का है वो धीरे धीरे कम होता चला गया, क्योंकि स्विफ्ट मूविंग एनिमल्स आ गए और छोटे तेजी से मूव करने वाले एनिमल्स को मारने के लिए छोटे हथियारों की जरूरत थी। फिर लाइफस्टाइल जो है, पैलेलिथिक एज में इंसान नोमैडिक था, फिर मेसोलिथिक एज में सेमी नोमैडिक हुआ, फिर न्यूलिथिक एज में सेटल्ड लाइफ उसने शुरुआत करी। फिर ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो पैलेलिथिक एज में हंटर और गैदरर थे, धीरे धीरे हंटर और हंटिंग और गैदरिंग के अलावा धीरे धीरे एग्रीकल्चर को भी इस्तेमाल करने लगे इंसान मेसोलिथिक एज में। फिर नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर और ज़्यादा एडवांस होता चला गया। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करें तो सबसे पहले इंसान ने डॉग को डोमेस्टिकेट किया था, और वो किया था मेसोलिथिक एज में, यानी कि मध्य पाषाण युग में, ठीक है। फिर क्लाइमेट के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। क्लोथिंग अगर आप देखें तो इंसान ने एनिमल फर सबसे पहले जानवरों की खाल को पहनना शुरू किया। फिर नियोलिथिक एज में जाके ऊन और कॉटन के बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल इंसान करने लगा, और मेहरानगढ़ की जो पाकिस्तान की साइट है वहां पर सबसे पहला कॉटन कल्टीवेशन मिलता है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। फिर एरियाज ऑफ सेटलमेंट, पैलेलिथिक एज में इंसान हिली एरियाज में रह रहा था, मेसोलिथिक एज में इंसान रिवर वैलीज में धीरे धीरे शिफ्ट होता चला गया। और डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी स्टार्टेड ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज, ठीक है। फिर अगला है पॉटरी। तो पॉटरी सबसे पहले इंसान ने शुरुआत की पॉटरी बनाने की नियोलिथिक एज में, ताकि वो एग्रीकल्चर से, खेती से निकले हुए जितने भी अनाज हैं उनको स्टोर कर सके। तो दिस वाज अबाउट दिस डिफरेंस ऑफ पैलेलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो लाइक एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। तो इसको जरूर करना, एंड विल हैव ग्रेट लर्निंग sessions ahead also. So this was all about today. So thanks for watching. Have a nice day.